हेलो एवरीवन। सो क्लास प्लस वन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब ये जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल सा आता है और आता कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। जनरली आपके स्कूल्स के अंदर 3 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर मतलब कुछ स्कूल्स के अंदर ये 5 मार्क का भी पूछा जा सकता है। जरा ध्यान से इसको हम देखने वाले हैं। एंड चैप्टर ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये चैप्टर इवन सिर्फ 4 to 5 लेक्चर के अंदर खत्म आसानी से हो सकता है। उसको जरा ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पे चलें, इससे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का मतलब ही क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि मैंने एलिमेंट्स को कर लिया क्लासिफाई। मेटल्स को एक जगह पर रख लिया, नॉन मेटल को दूसरी जगह पर रख लिया। मैंने उन्हें क्लासिफाई कर दिया, मेटल है, नॉन मेटल है। और कुछ क्या होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड। तो उनको भी रख लिया हमने साइड में। अब मैंने इनको अलग अलग फॉर्म में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। तो ये तो क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अगर मैं बात करता हूं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की, तो पीरियोडिसिटी होता ही क्या है बेटा? पीरियोडिसिटी होता है एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। अब देखो, मैंने बोला कोई मेटल कम रिएक्टिव है, कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। उनको एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर अगर अरेंज कर दें तो वो क्या हो गया? उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट हो गया, जिसे हम बोल देंगे बेटा क्या? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी कि कोई ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम को पानी में डालो तो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है वो, है ना। हमने बहुत सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं इसके ऊपर, तुमने देखी भी होंगी। लेकिन अगर गोल्ड को डाल दो तो ब्लास्ट नहीं होता ना। लेकिन दोनों है तो क्या? मेटल। अब इन सब की प्रॉपर्टी को रिलेटिवली कि वो कितना ज्यादा फास्टली रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगी, इन सबको क्या पढ़ते हैं? हम साथ साथ पढ़ते हैं और कर देते हैं इनको ऑर्डरली अरेंजमेंट के अंदर अरेंज। उसे क्या बोल देते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज बोल देंगे, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी नीड ही क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल? ये हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल है ही क्या। देखो, सिंपल सी बात है कि हमने क्या करना है? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि इतने सारे एलिमेंट हैं उन सबकी स्टडी को हमने क्या करना है? सिस्टमैटिक और इजी। ये नहीं कि कोई मेटल पढ़ा है कोई नॉन मेटल पढ़ा है, सबको साथ में खिचड़ी बना के रख दी और याद कर लिया। याद होना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वहां पर। हमने क्या बना दिया? उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक बना दिया कि ये ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे अरेंज कर दिया। एंड ये हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टमैटिक तो हुआ ही हुआ, लेकिन इजी भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसके बाद पीरियोडिक टेबल होता ही क्या है डिफाइन करने के लिए बोल दूं तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर तो नहीं आता, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, तुम्हें पता होगा स्कूल क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा बोल रहा होता है, भले वो बैक बेंचर हो या फ्रंट पे बैठा हो, लेकिन टीचर पूछ लेता ना, चल तू पीरियोडिक टेबल का मतलब ही बता दे। तो बेटा उस टाइम पे आपके पास जवाब होना चाहिए। और अगर आप बैक बेंचर नहीं भी हो, राइट, वो क्वेश्चन घूम फिर के फिर आगे आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा फ्रंट बेंच वालों से। सो आपको तो इसका आंसर कम से कम पता होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच अ वे एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड टुगेदर। अब देखो, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, उनको रख दिया साथ में। जो सारे मेटल थे साथ में रख दिए, ठीक है। अब जो नॉन मेटल थे उनको रख दिया बिल्कुल अलग। तो जिनकी प्रॉपर्टी हुई सेम उनको साथ साथ रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टी हुई डिफरेंट उनको रख दिया दूर दूर। तो इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम? पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच अ वे एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर बट एटम विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड या प्लेस्ड अपार्ट। आर प्लेस्ड अपार्ट इन रोज एंड कॉलम। अब देखो, रोज एंड कॉलम की, देखो ये तो क्या हो गए आपके, है ना, रोज और कॉलम के अंदर मैंने क्या कर दिया? इनको अरेंज कर दिया। इसी सब ऑर्डर को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसकी तरफ। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा डोबरनेयर ट्रेट्स। अब देखो, मैं मानता हूं कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है ऑब्वियसली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ट पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर जो कमियां हैं बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने एफर्ट इन्होंने किए थे वो सब वेस्ट हो गए। इनको आपने जरा ध्यान से एक बार समझ लेना है। एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको यहां पर देने वाला हूं, अगर आप क्लास 10 में पढ़कर नहीं आए तो चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला आता है डोबरनेयर ट्रेट्स। अब ये डोबरनेयर ट्रेट्स है ही क्या? देखो, इसके नाम से क्लियर हो रहा है ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया? 3, कहीं ना कहीं 3 साउंड कर रहा है। अब ये बोलना क्या चला उसको देख लो। अब मैंने सिंपल बोला तुम्हें, देखो ये 1, मान लो ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है, राइट। सबके यहां पर एलिमेंट 3 ही मान लिए मैंने। अब देखो, इसने बोला जो पहले एलिमेंट का मास है बाय में जो लास्ट एलिमेंट का मास है, इन दोनों को सम कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मिडल वाले का मास आ जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं उसे? अर्थमेटिक मीन।
पहले वाले का मास प्लस लास्ट वाले का मास डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया, मिडल वाले का मास आ गया। अब देखो एग्जांपल भी देख रहे, तो लिथियम का मास कितना है 7, सोडियम का मास कितना है 23, पोटेशियम का मास कितना है बेटा 39। अब मैंने क्या करा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 23, राइट। 46 डिवाइड बाय 2 23, तो ये मिडिल वाले के क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो यही बात कौन बोलना चाहता है, डोबर्नियर ट्रेड्स। अब डोबर्नियर तो उसका नाम है, ट्रेड्स यानी कि वो बता रहा है, हिंट दे रहा है कि ऐसे याद कर लो। He arranged the element in a group of 3 such that mass of middle element is equal to arithmetic mean, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय क्या कर दिया 2, arithmetic mean of first and third element known as Dobernier trade। इसने इन्वेंट कब किया था ये 1817 के अंदर। इसका पूरा नाम क्या था, जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर। तो ये था इसका कंप्लीट नाम, बट इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती ईयर और कंप्लीट नाम की। सो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखो, इस पर तो लगा ही लगा, लेकिन क्लोरीन वाली पर भी लगता है। और इसने क्या बात बोली, इसने सिर्फ 3 सेट बनाए थे, जरा ध्यान से देखना, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, राइट। कोई ऐसा नहीं कि तुम यहां पर फ्लोरीन लगा दो और फ्लोरीन को भी कहो जोड़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली एक फिक्स्ड जो दिया है उनपे ही लगता है। कहीं क्या करते हैं कि बीच में फ्लोरीन लगाकर दिखाते हैं, इसको लिमिटेशन दिखाते हैं। लिमिटेशन क्यों, उसने तो बोला ही नहीं कि भाई इस पे लगाओ, तो तुम क्यों लिमिटेशन में लगा रहे हो उसको, तो उसको मैं यहां से हटा देता हूं। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो मैंने बोला क्लोरीन का मास प्लस आयोडीन का मास डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया देखो, यह आ जाएगा 162.5 डिवाइड करके क्या आ गया 81.25। अब एक बात तुम देख रहे हो, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये तो 81 है, ये क्या है 80 है, 81.25 है और ये क्या है 80, दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन नियरली इक्वल चलो है, मान लिया हमने, काम चला लिया। अब देखो यहां पर क्या है कैल्शियम, यहां पर क्या है बेरियम, दोनों को क्या कर दिया मैंने एड अप कर दिया, ये क्या आ गया 88.5 और ये क्या है बेटा 88। एग्जैक्टली इक्वल अगेन नहीं है, तो मतलब क्या है कि अच्छे से नहीं लग रहा है, ये लो ठीक ठीक सा लग रहा है, सही बात है कि नहीं। सो ये लो की क्या आ जाएगी लिमिटेशन। पहली बात, ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर नहीं दे पाता, एक्यूरेट वैल्यू यहां पर नहीं दे पाता, ऊपर से लगता भी किन पे है, सिर्फ 3 ट्रेड्स पर लगता है, राइट। तो ये क्या हो गई इसकी लिमिटेशन। ऑब्वियसली इसने अपने टाइम पे बहुत अच्छा वर्क किया था, क्योंकि इसकी वजह से बाकी प्रोटेबल बन रही हैं, लेकिन इट वॉज अ बिग फेलियर। सो फेलियर क्यों हो गया, 2 रीजन थे उसके। एप्लीकेबल किस पे था बेटा 3 ट्रेड्स पे। सेकेंड चीज, ये एक्यूरेट वैल्यू यहां पर नहीं दे पाता था, राइट। सो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लॉ पे, जो दिया था न्यूलैंड ने। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके नाम से कुछ ना कुछ साउंड कर रहा है, देखो ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, 10th में पढ़ के आया हूं ना। ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8 होता है, इसको याद करने का तरीका भी क्या है 8 ही है। अब इसने बहुत अच्छी बात बोली, इसने क्या बोला, इसने सुर से इसको बताया, राइट, कि सा रे गा मा पा धा नी सा। इसने बोला कि देखो जैसा होता ना सा रे गा मा, देखो सा रे गा मा पा धा नी, वापस क्या आएगा सा। इसने बोला जो 7th एलिमेंट है ना, वो तो प्रॉपर्टी अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 8th एलिमेंट आएगा वो क्या दिखाएगा, सेम प्रॉपर्टी। वो कैसे, देखो ना, जैसे सारे गामा पादानी, वापस क्या आता है सा, फिर क्या जाएगा रे, फिर क्या जाएगा ग, यानी कि वो प्रॉपर्टी, वो 8th के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। समझ आई बात। तो वो क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो जैसे ये था लिथियम, बेरिलियम, इन सब को बढ़ते 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 अब जो अगला एलिमेंट होगा यानी कि 8th एलिमेंट होगा, वो प्रॉपर्टी कैसे दिखाएगा, जैसे कि लिथियम की थी। अगर मैं बोलूं 9th एलिमेंट, तो वो कैसे दिखाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम की थी। तो ये प्रॉपर्टी को क्या करता जाता है, रिपीट करता जाता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी एज फर्स्ट। यानी कि जो हर 8th एलिमेंट, 7 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 8th आएगा प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। फॉर एग्जांपल ये दोनों क्या है, मेटल है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर तुम सोडियम को पानी में डालते हो तभी ये फटता है, और पोटेशियम और ज्यादा खतरनाक तरीके से फटता है, राइट। सो ये प्रॉपर्टी क्या दिखाने वाले हैं, सेम सेम दिखाने वाले हैं। यही बात किसने बोली, न्यूलैंड ने। 1 मिनट, और ये दिखा कब रहे हैं, हर 8th रिपीटिशन पे दिखा रहे हैं, उससे पहले नहीं दिखा रहे। यानी कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द सेम प्रॉपर्टी एज फर्स्ट, नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट क्या बताता है यहां पर कि एलिमेंट कितने हैं भाई 8,
और एवरी 8th एलिमेंट रिपीट करता है सेम प्रॉपर्टी को। ये आपको ऑक्टेव से पता लग जाता है। ये पढ़ा हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इसका पूरा नाम क्या था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और इसने जो ये रिसर्च की थी, यानी कि इसने जो प्रोजेक्ट टेबल बनाई थी, वो कब बनाई थी? 1865 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे इसे प्राइज मिलने के अंदर जो एक फनी फैक्ट है वो ये है कि इसको प्राइज मिलने में 20 ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम था। इसको प्राइज मिला 1887 के अंदर। देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है इसको प्राइज मिलने की एज के अंदर। उसको विश्वास भी नहीं होगा कि इसको मिलने वाला है, लेकिन बाद में इसे प्राइज मिल गया था। चलते हैं इसकी लिमिटेशन की तरफ। इसकी जो लिमिटेशन है ये सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे एप्लीकेबल नहीं है। या फिर मैं यूं कहूं कि ये एटॉमिक मास 40 तक, क्योंकि कैल्शियम का मास क्या होता है? 40। ये एटॉमिक मास 40 तक एप्लीकेबल था, उससे आगे एप्लीकेबल नहीं है। एंड आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज नो लॉन्गर सिमिलर। अगर देखो 8th एलिमेंट जैसे ही आया, यानी कि सपोज कर लो हीना नीना वाला ग्रुप लगा लो पूरा, ठीक है। अगर ये ग्रुप आता है यहां पर, तो ये क्या हो गया? 8th पे तो क्या आ गया? ये हीलियम वाला ग्रुप आ गया, राइट। तो वो सेम प्रॉपर्टी कैसे दिखा पाएगा? एवरी 8th एलिमेंट की तरह। वो बात क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। हम यहां क्या पढ़ेंगे इसको? आफ्टर नोबल गैस डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज नो लॉन्गर सिमिलर। अभी 8th एलिमेंट क्या होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएंगे, और मैंने इसको रब कर दिया सो दैट कि आप यहां से नोट्स बना सको। तो चलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है लोथरवेग अरेंजमेंट एंड मेंडली प्रोडक्ट टेबल। अब इन दोनों ने ही अपनी अपनी राय या अपने अपने एफर्ट्स लगाए प्रोडक्ट टेबल को बनाने के लिए, एंड दोनों के एफर्ट नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे थे। लेकिन इन दोनों के अंदर इनकी जो अप्रोच थी पहले, वो तो बिल्कुल ही अलग थी। इसने अप्रोच लगाई कार्ड्स के बेसिस पर, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने अप्रोच लगाई ग्राफ वाली। लेकिन इन दोनों के अंदर एक चीज जो थी वो बिल्कुल कॉमन थी, वो है टाइम। देखो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट कब किया? 1869 और उसके बेसिस पर इन्होंने अलग अलग टेबल बनाने की कोशिश की। लेकिन अगेन मेंडलीव का वर्क ज्यादा अच्छा रहा, बिकॉज इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो उन्होंने जल्दी फॉर्म कर लिया था, जल्दी पब्लिश कर लिया था। दूसरा जो रीजन था, इनका जो वर्क था वाकई काबिले तारीफ था। अभी आप पढ़ने वाले उस चीज को अच्छे से, पर जो स्टार्टिंग टाइम था वो दोनों का इक्वल था। इससे एक बात और पता चलती है कि आपका जो काम है डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलते हैं जरा लोथरवेग अरेंजमेंट की तरफ। इसने क्या किया बेटा? इसकी अप्रोच बिल्कुल ही सिंपल थी। इसने लिया एटम का एटॉमिक वॉल्यूम और लिया एटॉमिक वेट, दोनों के बीच में बना दिया ग्राफ। अब जो ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बन रहा है, वो कुछ अलग सा बन रहा है, कुछ अलग ही तरह की इसकी रीडिंग्स आ रही है, राइट। हालांकि मैं इसे बोर्ड पर भी एक बार और दिखाने वाला हूं। इसको जरा यहां से पहले यहां पर देख लेते हैं। अब हुआ क्या यहां पर? ये जो कर्व्स बनकर आई और जो ऊपर ऊपर मेटल आए, ये क्या बता रहे हैं? ये है बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अब ये मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और हैवी ट्रेंड्स के अंदर देखो लिथियम कम रिएक्टिव, उसके बाद फिर सोडियम, उसके बाद फिर पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव हो रही है, उसके बाद क्या हो गया? रुबिडियम। और रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जो पीक ऑफ द कर्व है, वहां पर क्या आया? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, या फिर यूं कहूं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर मैं कहता हूं कि कुछ मेटल जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, वो कम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो कौन से हैं देखते हैं। और वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं नीचे की तरफ। जैसे देखो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या आ रहे हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमें, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई पीक ऑफ द कर्व, राइट। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन, ये कहां गए? नीचे की पोजीशन पर आ गए। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे वो कहां पर आ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं, असेंडिंग कर्व पर। देखो जैसे कि आ गया नाइट्रोजन, फ्लोरीन, राइट। जो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या आ जाते हैं बेटा? कहीं ना कहीं बीच में, असेंडिंग पोजीशन पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इसने भी अच्छे से अरेंज कर दिया था। इसके बाद उसे क्या करना पड़ता? एक प्रोडक्ट टेबल बनाना पड़ता, राइट। इसका वर्क अभी तक इतना था। अब इसको जरा पढ़ते हैं। He plotted the graph between atomic volume and atomic weight of element and observed element with similar properties occupy similar position. जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो सिमिलर पोजीशन पर पहुंच गए, राइट। अब देखो नीचे वाले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नीचे पहुंच गए,
अब जो फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बीच वाली पोजीशन यानी कि असेंडिंग पोजीशन पर कहीं ना कहीं पहुंच गए। असेंडिंग यानी कि बढ़ते भी जा रहे हैं, राइट। असेंडिंग पोजीशन पर ये हो गए वहां पर फिट अच्छे से। सो इसने भी बहुत अच्छे से इनको कैटेगराइज किया और आगे पीरियोडिक टेबल ये बना था, उसको जरूर पढ़ते। लेकिन उससे पहले मौका का फायदा कौन उठा गया? मेंडलीव। इसने अपना पीरियोडिक टेबल को कर दिया पब्लिश, राइट। सो ये पीरियोडिक टेबल 1872 के अंदर पब्लिश हो चुका था। तो चलते हैं जरा इसके बाद के। सो देखते हैं इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर आप देखने वाले हो और यही क्या यूज कर सकते हो तुम एज ए लोथर मेयर अरेंजमेंट की लिमिटेशन की तरह। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, स्टिल अगर आपसे लिमिटेशन पूछ ली जाती है जो मेंडलीव के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं इसके सिग्निफिकेंस वो आप यूज कर सकते हो लोथर मेयर की लिमिटेशन की तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था ही क्या? इसने क्या करा बेटा? इसने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसने बोला अगर मैं एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करता जाऊं, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला फिर ज्यादा वाला फिर ज्यादा वाला, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? रिपीट। लेकिन जैसे ऑक्टेव था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने बोला था हर 8th के बाद रिपीट हो रही है, पर उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। इसने बोला बस एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कहीं ना कहीं उसने उसके आइडिया को थोड़ा बहुत कॉपी भी किया, उसके अकॉर्डिंग इसको वर्क करना स्टार्ट किया। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसकी टेक्निक को। इसने किया क्या बेटा? इसने 52 कार्ड्स लिए। पहले तो कार्ड्स का साइज कुछ इतना ही था जितने कि आपके जो कार्ड्स होते हैं, ताश होते हैं, उसी के साइज इतना। लेकिन पीछे की तरफ क्या थे? वो खाली थे बिल्कुल। तो इसने क्या करा? एक साइड पे तो लिखा एटॉमिक उसका वेट, दूसरी साइड पर लिखा इसने उनकी प्रॉपर्टीज, और इसने जैसे उनको अरेंज किया तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? ट्रेंड के अंदर अरेंज हो गए। और जब हमने देखा उनके अरेंजमेंट को तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? बिल्कुल सिमिलर थी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे यानी कि जो मेटल थे, जैसे कि जो पानी के अंदर डाल के ब्लास्ट होते हैं, कुछ ऐसे मेटल वो एक सीरीज के अंदर आ गए। जो थोड़े से कम रिएक्टिव थे दूसरी सीरीज के अंदर आ गए। जो इलेक्ट्रॉन छीनने वाले ग्रुप थे वो अलग अरेंज हो गए। हालांकि इस टॉपिक को, इलेक्ट्रॉन छीनने और देने वाले ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमने क्या माना कि जो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी से थे वो साथ साथ अरेंज हो गए, राइट। सो ये इसका तरीका था। अगेन मैं फिर पढ़ना चाहूंगा एक बार फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पहले वाला ऑर्डर वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज करा। अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं सबके सब किस बेस पे अरेंज हुआ? एटॉमिक वेट के बेस पे। तो एक नोट देख लेते हैं यहां पर, रिपीटेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल नोन एज पीरियोडिसिटी, या फिर मैं इसको पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकता हूं, राइट। तो ये नोट भी आपने एक बार लिख लेना है। अब चलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तरफ। मेंडलीव ने किया बेटा, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ऐसा क्या खास किया इसने जो बाकियों ने नहीं किया? इसने क्या करा बेटा? उनको ग्रुप्स और पीरियड के अंदर अरेंज किया। अब ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? देखो, ही अरेंज द एलिमेंट इनटू 8 वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको क्या बोलते हैं हमने? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोलते हैं इसने? पीरियड्स। अगर तुम्हें ये याद होने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जैसा कि सबको ही रहती है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, हिमांशु पपरेजा। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है बेटा? पीरियड, राइट। जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पीरियड। और वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड तुम्हें बोल रहा हूं मैं। जो वर्टिकल है वो क्या है? ग्रुप। सो आप ऐसे याद इसको रख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पीरियड, जो वर्टिकल है वो क्या है? ग्रुप। सो ऐसे इसको मेमोराइज आप कर पाएंगे। तो यहां पर इसको पढ़ते हैं, ही अरेंज द एलिमेंट इनटू 8 वर्टिकल कॉलम कॉल ग्रुप, राइट। और उसको भी हमने ए और बी में डिवाइड करेंगे, अभी देखने वाले हैं इसको। ही अरेंज द एलिमेंट इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो इसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर इसको अरेंज कर दिया, राइट। कुछ ऐसे अरेंज कर दिया। इसे क्या बोल दिया हमने? पीरियड्स बोल दिया। सो इसने जो यूनिक चीज डाली वो डाली रोज। रोज यानी कि बताओ रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज क्या होंगे बेटा? पीरियड। इसने अरेंज किया ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर। इससे स्टडी काफी सिस्टमैटिक और इजी हो गई। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। सो देखते हैं डिटेल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
सो मेंडलीव ने जो प्रोजेक्ट टेबल डिजाइन किया था उसके अंदर यहां पर ग्रुप्स एंड पीरियड्स जैसे कि आपको पता है बना दिए गए थे। और ग्रुप्स क्या होता है बेटा आपको पता है ना, वेरी गुड। वर्टिकल क्या होते हैं, ग्रुप। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा, पीरियड। हिमांशु अपरेजा, तो तुम इसे ऐसे इसको याद कर सकते हो। सो यहां पर एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो ये इस तरह से अरेंज कर दिए गए, जो कि इसकी बेस्ट बात थी। एंड इसके जो बेनिफिट्स थे वो क्या थे कि देखो ग्रुप्स एंड पीरियड बना दिए तो स्टडी क्या हो गई, सिस्टमैटिक हो गई। अब ग्रुप और पीरियड बनाने से ऐसा क्या फर्क पड़ गया भाई, देखो जो मेटल अपनी रिएक्टिविटी, देखो सारे मेटल्स इस तरफ आ गए, ठीक है, सारे नॉन मेटल इस तरफ आ गए। सो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर आ गई। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि हम सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ऊपर से नीचे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें यहां से बहुत सिस्टमैटिक बनकर आ गई। सो पहली सिग्निफिकेंस क्या थी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। Mendeleev arranged the element in terms of group and period, which make the study of element systematic and easy. मैं इसे ग्रुप या फैमिली से कह सकता हूं। फैमिली का मतलब क्या हो गया कि जैसा हाइड्रोजन है, जैसा लिथियम है, वैसे ही नीचे तरह का ये बिहेव दिखाने वाला है। जैसा फ्लोरीन है, कुछ उसी तरह का बिहेव दिखाएगा क्लोरीन। तो ये सारे आ गए एक फैमिली के, और उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना हो गया आसान। एंड अब देखो कुछ जगह पर क्या था, यहां पर पहले प्रिडिक्टेबल नहीं था और कुछ जगह स्पेस खाली पड़े हुए थे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडलीव का मॉडिफाइड प्रोजेक्ट टेबल पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीछे वाले से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, तो मैं वो कंफ्यूज वहां पर नहीं करूंगा। सो तो यहां पर जहां पर लेफ्ट स्पेसिस प्रेजेंट थे, ये पूछा गया मेंडलीव से कि यहां खाली क्यों छोड़ रखे हैं, क्योंकि बेटा उस टाइम पे कितने प्रोजेक्टेबल, कितने एलिमेंट हमें पता थे, ओनली 63 एलिमेंट पता थे, राइट। और बाद में क्या हुआ, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट ऐड होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, और वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो स्पेस खाली छोड़े थे वहां पर एड अप हो गए। बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, चौधरी सिखाए गीत। ये प्रोजेक्ट टेबल भी, ये जो ट्रिक है बेटा मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो, आपको देखनी ही है अब तो। सो बाद में इसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, गैलियम और जर्मेनियम ने ऑक्यूपाई कर लिया। Prediction of a new element, only 63 elements were known at that time, but Mendeleev left some blank spaces which is occupied by the element discovered later. जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ उसने ऑक्यूपाई से कर लिया। और इसका नाम क्या दिया था हमने, इसका नाम दिया था इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ये इका का मतलब क्या होता है बेटा, ये संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट, राइट। अब देखो एल्यूमिनियम के जस्ट बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम के जो जस्ट बाद होगा उसे क्या बोल दिया इसने, इका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के जस्ट बाद क्या होगा उसे क्या बोल दिया, इका जर्मेनियम, सॉरी इका सिलिकॉन बोल दिया। और बाद में जब आए इनका नाम क्या हो गया, गैलियम और जर्मेनियम। सो इनके ये नाम यहां पर आ गए। अब देखो इसने सिर्फ यहां पर ये नहीं प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर आएगा, इसने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होने वाली है। क्योंकि एक ही फैमिली के है ना, एक ही ग्रुप के है ना, तो प्रॉपर्टी तो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, राइट। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। एक और बेनिफिट जो इसका था, इसने क्या करा, कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट थे जो इसने करेक्ट कर दिया और वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम में कंफ्यूजन चल रही थी बेरिलियम के एटॉमिक मास के अंदर। उस समय थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन ये चल रही थी कि उसका मास 13.5 है, मतलब साइंटिस्ट के माइंड के अंदर जो उन्होंने अपना डाटा एनालाइज किया उसके बेसिस पर उसका मास 13.5 चल रहा था, लेकिन वो स्टेटमेंट थी गलत। सो अब ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट टेबल ने कैसे हेल्प कर दी उसके अंदर। अब देखो अगर वो 13.5 होता तो कार्बन का मास कितना होता है, बताओ 12, नाइट्रोजन कितना होता है 14, बीच में कोई लेफ्ट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस तो कोई बीच में है ही नहीं। तो यहां से भी हिंट मिला था उस चीज का कि बीच में यानी कि बेरिलियम का मास 13.5 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्पेस वहां पर खाली नहीं बच रहा है। तो यहां पर थोड़ी सी इसने हेल्प की थी। और ये तीनों की तीनों चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सिग्निफिकेंस आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा, राइट।
एंड अब चलते हैं इसकी लिमिटेशन, इसकी कमियों की तरफ। वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छा इसने वर्क किया था, क्योंकि ग्रुप्स और पीरियड के अंदर अरेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और सारी प्रॉपर्टी को हम एक साथ पढ़ पा रहे थे। एंड जितने भी एलिमेंट हमें पता थे सबके सब अरेंज हो चुके थे, किसी के अंदर कोई कमी नहीं आ रही थी। एक और जो बहुत अच्छी बात थी इस पीरियड टेबल की, उस समय नोबल गैसेस मिली ही नहीं थी, डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो वो अपने आप आके अनडिस्टर्बली वो अरेंज हो गई। जरा देखते हैं इसको कैसे अरेंज हो गई। देखो हमने इसको नाम दे दिया यहां पर, देखो ग्रुप कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 0 पर जाके अरेंज हो गई नोबल गैसेस। और वो कैसे, हीना, और वो कैसे अरेंज हो गए, देखो हीना, नीना और करीना, जीते रहना। तो ये सब क्या हो गई, अपने आप ही ग्रुप 0 के अंदर अरेंज हो गई। इसने पीरियड टेबल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट कि ये हर जगह पर अच्छे से लग रहा था। सो आगे बढ़ते हैं हम लिमिटेशन की तरफ, मेंटली प्रेडिक्टेबल की। इसकी 6 लिमिटेशंस आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। देखो बेटा ये वाली चीज तो इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं जरा इसको। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिफेक्ट्स इन मेंटली प्रेडिक्टेबल। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ना तो तब फिक्स थी ना अब फिक्स है, ये कमी तब से ही चल रही है। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि ये फंडा है क्या। देखो हाइड्रोजन जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाता है। मेटल की प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, राइट, रिएक्टिव भी उसी तरीके से ही है, जल्दी ऑक्सीडाइज भी होता है, तो मेटल वाली प्रॉपर्टी तो है। अभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनता भी है, राइट, इसको हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात तो पता चल गई ना कि मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है और नॉन मेटल की तरह भी। अब ये वाला टेबल कहते हैं हमें यहां रखो, वो कहता है वहां, वो कहते हैं हमें वहां रखो, है ना। हाइड्रोजन दोनों जगह ही आ सकता है, अब कहां रखा जाए ये कंफ्यूजन है, और ये कंफ्लिक्ट अब तक भी चल रहा है, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है अभी तक डाउटफुल है। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट फिक्स्ड। अनदर वन इज एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो हमने इसको कैसे अरेंज किया, पूरी पीरियड टेबल को मासेस के बेस पे अरेंज किया, राइट, कि इंक्रीजिंग मासेस में लगा दिया। लेकिन कुछ जगह पर कुछ गलतियां भी हुई कि जो ज्यादा एटॉमिक मास है वो तो रख दिया आगे, कम वाला रख दिया पीछे। तो अब ये तो क्या हो गई, गलती। तो ये कौन सी गलती है, देखो कोबाल्ट इज प्लेस्ड कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। तो कोबाल्ट को हमने पहले क्यों रख दिया, इसका एटॉमिक मास तो क्या था, ज्यादा है, पर पहले क्यों इसको रख दिया, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो अगर एग्जाम्पल पूछें तो यहां पर हम बोल देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल ऑल्दो इट हैज हायर एटॉमिक मास। फिर भी कहां रख दिया इसको, पहले रख दिया। दो गलतियां हो गई। तीसरी गलती देखो बेटा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप अब तक फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूं, कार्बन के 3 आइसोटोप देख लेते हैं, 12, 13, 14, ठीक है। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तीनों आइसोटोप्स हो सकते हैं। अब मैं यहां बात करता हूं तो कार्बन का मास 12 था, नाइट्रोजन का मास 14 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब मैं बोलूं कार्बन का मास अगर मैंने 14 वाला आइसोटोप ले लिया तो उसे कहां रखूं, यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या होना चाहिए, मास के बेसिस पर उसे आना चाहिए यहां पर। लेकिन उसको रखने की बात कहां करी उसने, यहां पर। अब ये तो क्या हो गया, डाउटफुल। अब वो मास के बेसिस पे नहीं चल रहा, अब वो कह रहा है प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी के बेस पे चल रहा हो। लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना। उसने क्या बोला था, अब हमने तो उसको सिंपल बोला, उसकी बात याद करवाई कि तुमने क्या बोला था कि एटॉमिक मास के बेस पे चलना है, और अब किसके बेस पे चल रहे हैं बेटा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बेस पे, यानी कि उसकी इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे चल रहे हैं। तो ये बात तो हो जाएगी गलत। सो यहां भी ये फेल होता है क्योंकि पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट फिक्स्ड कि उसे कहां पर रखा जाए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। अब ग्रुप 8 के एलिमेंट तीनों एक साथ रख दिए, ये 9 एलिमेंट्स है, किसी को भी कहीं भी ऐसे ही रखा हुआ है ना, ए बी सी सेट कुछ भी नहीं बनाया। सो इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, इरेगुलरली कहीं पर भी प्लेस इसको कर दिया है। सो ये भी क्या होगी, अगेन इसकी एक लिमिटेशन। नेक्स्ट इसके बाद सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखो अगर मैं सोडियम को पानी में डालता हूं छोटा ब्लास्ट होता है, अगर मैं डालता हूं बेटा इसके बाद
पोटेशियम को तो और ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। रुबिडियम की बात करूं तो बहुत ज्यादा बड़े वाला ब्लास्ट, यानी कि नदी का नदी पानी बाहर फेंकने का दम रखता है, राइट। सीजियम तो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसके उलट अगर मैं कॉपर को रखता हूं पानी के अंदर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गोल्ड तो और कम रिएक्टिव है। अगर मैं बात करता हूं गोल्ड, सोना और चांदी दोनों ही क्या है बेटा, बहुत कम रिएक्टिव है। पानी में डालने के बाद इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं खास, राइट। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, चाहे चांदी की बात करूं, चाहे कॉपर की बात करूं, ये तीनों क्या है, बहुत कम रिएक्टिव हैं। और इन तीनों को साथ साथ रख दिया, ये बात तो क्या है, गलत। ऐसी छोटी छोटी गलतियां और भी बहुत कर रखी हैं। इसीलिए ये क्या है बेटा, इसकी लिमिटेशन, राइट। अब एग्जांपल में क्या लिखोगे तुम इसके, भाई सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आर प्लेस्ड विद लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनके साथ हमने इसको रख लिया। एंड लास्ट देख लो बेटा, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। बेटा लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो बनाया ही नहीं इन्होंने। वेल लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड होता ही क्या है बेटा, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जैसे कि आपने देखा होगा यूरेनियम, वो क्या होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर एक्शन उसके अंदर होती है। तो ऑब्वियसली इसको बाकी सबसे अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है, राइट। अब ये तो नहीं है ना कि तुम लकड़ी को ले लिया, उससे ही तुम न्यूक्लियर एक्शन करनी स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसे बिल्कुल ही अलग जगह पर रखना चाहिए, एक अलग क्लास के अंदर रखा जाना चाहिए। इन्होंने ना तो वो क्लास बनाई और ना उसको उस टेबल को अलग रखा, राइट। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड नाइदर फ्रेम्ड, ना तो फ्रेम किया उसको नॉर फिक्स्ड। तो ये सब क्या होगा, इसकी लिमिटेशन। और ये 6 की 6 मैंने अच्छे से आपको समझा दी। स्टिल इसमें कोई डाउट होता है तो बेटा आप जरूर मुझे भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। सो इसके बाद चलने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इससे बहुत बड़ी बात क्या कर दी थी, इसकी सबसे बड़ी बात ये थी, अब तक सब किससे चल रहे थे, एटॉमिक मास से, और अब किससे चलने वाला है, एटॉमिक नंबर से। तो इसको देखते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।